नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेबिलिटेटेड प्लैनेट या नीच ग्रहों के योग के बारे में। कई दफा हम एक ही नीच ग्रह के कारण अपने चार्ट को कमजोर मानने लग जाते हैं और हमारे डाटाबेस में मैंने बहुत से चार्ट ऐसे देखे हैं जहां दो दो ग्रह, तीन तीन ग्रह नीच के हैं और उन जातकों ने जीवन के उच्चतम पदों को पाया है। तो केवल ऐसा नहीं है कि ग्रह का सारा बल यानी उच्च का होना, यानी किसी ग्रह का एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा वो स्वाभिमान उसके अंदर बढ़ जाता है। और जब स्वाभिमान बढ़ जाता है तो जब भी फलित करेंगे तो देश काल पात्र अनुसार देखना पड़ेगा। जैसे आज के 200 साल पहले, 400 साल पहले सभी व्यक्ति, माने जिस प्रकार की हमारी सामाजिक परिस्थितियां थी, संवैधानिक चीजें थी, वहां पर हाथ में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र रखना हम ऐसा बुरा नहीं मानते थे। लेकिन आज के समय पर एक सामान्य जन यानी पब्लिक के लिए ऐसा खुले में हथियार लहराना, घुमाना ऐसा ठीक नहीं। कोई रक्षा विभाग में व्यक्ति अलग है, लेकिन आज के 400 साल 500 साल पहले तो वो एक प्रकार का हमारा कि हमारे तलवार और बॉ एंड एरो ये सब तो हमारा कि भाई हमारे ऐड है साथ में कि अगर हमने कोई वस्त्र धारण किया साथ में वो शस्त्र रहेगा ही या अस्त्र रहेगा ही। तो इसी को हम देश काल पात्र अनुसार यानी उच्च का ग्रह, उच्च का जो मंगल है, खास करके मंगल के यदि बात करें, कमांडर इन चीफ है, यदि वो कोई वेपन संबंधी, अस्त्र शस्त्र संबंधी कार्य करेगा तो वो उसको खुले रूप से करेगा। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन देशकाल पात्र अनुसार आज हम यदि उस भाव को थोड़ा कम अच्छा मानते हैं क्योंकि हम उसमें असहज हो जाते हैं। तो हम कोई व्यक्ति ऐसा है जो कानूनी प्रक्रियाओं का आदर सम्मान करके फिर सबको कन्विंस करके कोई कार्य करता है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये बात समझना है, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही हमें गलत तरीके से टैकल कर रहा है, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया उसमें ऐसा है कि हम पहले इस प्रकार का कोई हथियार या इस प्रकार की कोई भी चीज, माने ये मैं केवल उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं कि ग्रह का उच्च का होना कौन से समय पर थोड़ा ठीक माना जा सकता होगा। लेकिन अभी हम एक पर्टिकुलर मंगल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के ऋणात्मक परिणाम भी देखने में आ सकते हैं। और ये मैं उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूं जो नीच ग्रहों के योग से बड़े ज्यादा परेशान हैं। कई दफा वो कमेंट करते हैं कि सर नीच का ग्रह हो गया अब तो क्या होगा। माने उनके अनुसार तो उन्होंने तो ऐसा पढ़ लिया है कहीं कि नीच ग्रह हो गया तो फल शून्य होगा। तो मैं आपसे सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि ज्योतिष को डरने के लिए ना पड़े, हमें एकदम तैयार होना है कि भाई मेरा चार्ट जैसा है मैं वैसा अलाइन होने वाला हूं। मेरा प्रारब्ध है, मेरा कर्मफल के कारण कुछ मुझसे गलतियां भी हुई, मैंने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं, तो मेरे चार्ट में कुछ स्वराशि के, उच्च राशि के प्लैनेट हैं, कुछ डेबिलिटेटेड है, तो वहां से सीख भी लेनी है। जैसे बृहस्पति मेरा नीच का है तो मुझे अब बड़ा सावधान रहना है गुरुओं के प्रति। ठीक हो गया। हालांकि शुरुआत में ग्रह कोई भी नीच का हो, उसका नीच भंग हो भी गया हो, तो शुरुआत में उस चीज को मैनेज करने में अच्छी खासी मशक्कत करनी ही पड़ती है। भाई मंगल जैसे नीच का हो गया, मंगल पराक्रम है, इनिशिएटिव है, तो ऐसा व्यक्ति कई दफा अपने आसपास के लोगों के बीच अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाता है कि यार मेरे पास वो बल पराक्रम नहीं है जिसकी मुझे दरकार है, जिसकी मुझे आवश्यकता है। लेकिन अगर नीच भंग हो जाता तो जिस पर्टिकुलर ग्रह के कारण उसका नीच भंग हो रहा है उसके जीवन में प्रभाव दिखाने पर, जैसे मान लीजिए मंगल के नीच भंग का कारण यदि बृहस्पति महाराज बनते हैं, आप जान रहे हैं क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, तो कर्क राशि में उच्च का ग्रह, उसका उच्चेश कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति साथ बैठ जाए, दृष्टिपात कर दे, तो मंगल के नीच के प्रभाव को
समाप्त कर देगा। एक बहुत जरूरी बात भी आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम एक ग्रह को तो ऐसा नीच मान लेते हैं, लेकिन यदि आमने सामने दो नीच के ग्रह बैठे हैं तो आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हमने जो एग्जाम्पल चार्ट लिया है कालपुरुष की कुंडली में, शनि मेष राशि में डेबिलिटेटेड है, सूर्य तुला राशि में डेबिलिटेटेड है। अब ये इसकी उच्च राशि है, यानी मेष राशि का उच्चेश कौन हो गया? ठीक हो गया, तो ध्यान रखना है सूर्य, और तुला राशि का उच्चेश हो गया शनि। तो एक दूसरे को दृष्टिपात करने से वो इन प्लैनेट के नीचत्व को समाप्त कर रहा है। ठीक हो गया, तो आपको ये बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से मंगल कर्क राशि में नीच के हैं, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, और मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं। तो इस राशि का जो उच्चेश है उसने दृष्टिपात कर दिया। इसी प्रकार से मकर राशि का उच्चेश है मंगल, उसने दृष्टिपात कर दिया। हैं दोनों अपनी नीच राशि में, लेकिन दोनों का नीच भंग हो गया, यानी एक बहुत बहुत बड़ी एडवांटेज। इस प्रकार से तो हम ये कहते हैं कि अगर एक ग्रह नीच का था तो फिर भी हमें विचार करना था, लेकिन आमने सामने यदि दो नीच के ग्रह आ गए, बात बन गई। जैसे बुध नीच का है मीन राशि में, मीन राशि में उच्च का है शुक्र ने दृष्टिपात कर दिया, बुध का नीचत्व समाप्त हो गया। इसी प्रकार से शुक्र डेबिलिटेटेड, अपने आप को सैड महसूस कर रहे हैं कन्या राशि में, बुध ने दृष्टिपात किया तो उसका भी नीचत्व समाप्त हो गया। नीच ग्रह व्यक्ति को ज्यादा नियम से चलने वाला बनाते हैं। ठीक हो गया, कुछ भाई राशि का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, ग्रह का अलग स्ट्रक्चर है, तो नीच ग्रह वास्तव में क्या है आज हम ये समझने वाले हैं। ठीक हो गया, कोई ऐसा फल कमजोर हो जाएगा। नीच ग्रह के दशाओं में लोगों ने अपने जीवन में बहुत ख्याति, मान सम्मान प्राप्त किया है। यहां तक कहूंगा मैं तो कई व्यक्तियों को नीच ग्रह के दशा में, नीच भंग उसके राजयोग बन रहा था, तो नीच ग्रह की दशा में वो राजा तुल्य, उसने राजा समान यश प्राप्त किया जीवन में। उसके जीवन का कह सकते हैं सबसे अच्छा दौर उस नीच ग्रह का दौर या उस नीच ग्रह का दशा रही। ठीक हो गया, तो हम शुरुआत कर रहे हैं अभी मेष राशि का। याद रखिए, जब भी हम किसी राशि की बात करेंगे, राशि का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है। वो ठीक है, मेष राशि मंगल की राशि है, लेकिन मेष राशि के स्ट्रक्चर को, कोर स्ट्रक्चर को समझना है। जो हो सकता है इसके लॉर्ड से कुछ भिन्न भी हो सकता है। ठीक हो गया, मंगल के प्रवृत्ति में कई दफा वृश्चिक राशि को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है कि मंगल का तो अलग स्वभाव है और वृश्चिक राशि का जो है सो अलग स्वभाव है, लेकिन है मंगल वृश्चिक राशि का ही लॉर्ड। इसीलिए हमें राशि का जब स्वभाव जानने को कहा जाता है तो आपको राशि का ही स्वभाव पता होना चाहिए। फिर आप, ऐसा नहीं है कि आप मेष राशि की बात हो रही तो मंगल को एज इट इज उसमें बीच में लेकर आ जाएंगे। मंगल का वो लॉर्डशिप है मंगल की, लेकिन मंगल का स्वभाव डिट्टो नहीं है मेष राशि के। ठीक हो गया, क्योंकि मंगल को तो मंगल सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है, लेकिन प्रिय है वो सबसे ज्यादा मंगल को। जैसे कई ये सब बात चलती रहती है कि सर ये कैसे हो गया, कर्क राशि तो मंगल के मित्र चंद्रमा की राशि है, तो फिर मंगल वहां पर नीच का क्यों हो जाता है? मित्र तो है चंद्रमा मंगल का, लेकिन कर्क राशि का जो अपना एक स्ट्रक्चर है, नर्चरिंग, मदर, किचन, हॉस्पिटैलिटी, मंगल का मूल स्वभाव उससे भिन्न है। हो सकता है मंगल भी एक प्रकार का केयरिंग हो, लेकिन वो वॉर केयर कर सकता है, वो बॉर्डर केयर कर सकता है, वो हमारा किचन या हमारा हॉस्पिटल केयरिंग के लिए थोड़ा सा कठिन है। याद रखना है, हॉस्पिटल में भी जो नर्सिंग वाला काम है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई सर्जरी वाला काम है वो तो मंगल कर सकता है, मंगल बड़ा पराक्रमी है। मंगल वो कर सकता है जिसको देखने में सामान्य व्यक्ति का पसीना छूट जाता है कि यार शत विक्षत कोई ऐसा शरीर है, कटा फटा है, उसकी जान बचानी है, तो आप सबसे ज्यादा
मंगल पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, मंगल यदि उच्च का है तो ऐसे जातक को चंद्रमा का सपोर्ट भी 6, 8, 12 से मिल जाता है तो सर्जन बनाना चाहिए। बहुत कठिन सर्जरी भी, जिसमें हाथ पैर कांपने लग जाते हैं लोगों के, वो कठिन सर्जरी भी मंगल करवा सकता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए राशि का स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखना है। तो मेष राशि किसकी फेवरेट राशि है, इससे राशि का स्ट्रक्चर समझ में आता है। मेष राशि सूर्य की फेवरेट राशि है, तो राजाओं का गुण ज्यादा मिलता है मेष राशि। ध्यान रखना है, सूर्य की अपनी राशि है सिंह राशि, लेकिन सूर्य को सबसे ज्यादा प्रिय है मेष राशि। सूर्य मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। अब तो जो सूर्य का मूल स्वभाव है राजसत्ता, ठीक हो गया। मैं जो बात कहने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है। ये सूर्य की कार्यशैली है, इस प्रकार से सूर्य कार्य करता है। ठीक हो गया। तो सूर्य को सबसे ज्यादा प्रिय है मेष राशि। ठीक हो गया। तो मेष राशि में सूर्य एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। अभी आप जानते हैं शनि को हम सेवा प्रवृत्ति, सेवा भाव, सेवक के लिए देखते हैं, प्रजातंत्र। और देश काल पात्र अनुसार हम जब बात करेंगे तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, देखिए हमें कोई समय अच्छा बुरा ऐसे नहीं कहना है। जो समय वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में उस योग की या उस ग्रह की जो महत्व है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई महत्वहीन हो जाएगा दूसरा। हमें समय अनुसार बात करनी चाहिए। उस समय पर, वो भी देव इच्छा से ही होता है, हरी इच्छा से ही होता है। कभी आज के 400 साल पहले, 500 साल पहले तक विश्व के लगभग सभी देशों में हम भी उसका हिस्सा है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने थोप दिया है, हमने अपनी सहमति के साथ राजतंत्र को स्वीकार किया था। और उसके बाद फिर ईश्वर की सहमति से, ईश्वर देवताओं की मर्जी से परिवर्तन हुआ। और फिर हमने अलग अलग प्रकार से, चाहे इजिप्ट की बात करें, चाहे ग्रीस की बात करें, इंडिया, चाइना, सभी जगह पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतंत्र, प्रजातंत्र मुख्य रूप से आ गया। तो वो चीजें फिर धीरे धीरे देखी जाने लगी कि हाँ, हमें उस प्रकार से प्रजा के बीच जाकर बात करनी चाहिए कि कौन राजा होगा, किसे राजा स्वीकार किया जाए। तो फिर कहीं ना कहीं शनि की सत्ता, शनि का अधिकार, शनि का प्रभाव देश काल पात्र अनुसार आज के समय थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन शनि को इस राशि से थोड़ा सा संकोच है। जैसे मैंने बोला ना, ये सूर्य की फेवरेट राशि है, आदेशात्मक मुद्रा। शनि यहां अपने आप को डेबिलिटेटेड, सैड महसूस करते हैं, नीच का महसूस करते हैं। तो अभी जब शनि नीच ग्रह हो गया तो जो जातक, जिस भी जातक के चार्ट में ऐसा शनि नीच का हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को जहां भी सेवा कर्म, सेवक संबंधी, हमारे घर का जो सर्वेंट वाला पार्ट है, उस पार्ट को लेकर व्यक्ति थोड़ा सा लेजी हो जाता है। वो मतलब चाहे वो और दूसरे कामों में बढ़िया है, प्रवीण भी है वो, लेकिन शनि की जो प्रवृत्ति वाले कर्म होंगे, क्योंकि वो शनि उसके चार्ट में सैड हो गया, अभी उदास हो गया अभी, तो जातक भी ऐसे कामों से जी चुराने की कोशिश करेगा। फिर उसको बोलेंगे आप ये सुलझा देंगे क्या, ये इस प्रकार का काम ये देख लेंगे, हमारे कुछ ऐसे खेत में गुड़ाई का काम चल रहा है, आप उसको टेक केयर कर लेंगे क्या, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान देना है कि ऐसे ही कामों से शनि का नीचत्व भी अपने को समाप्त करना है। जिन व्यक्ति जो कार्यों से बच रहा है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति उसकी अब अलग प्रकार की वो उसको लेकर जा रही है। जिसका प्रयोग का मतलब क्या होता है, प्रयोग का मतलब जो नहीं है उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना। नेचुरल होता फिर प्रयोग कहने का अर्थ ही क्या था। तो प्रयोग आप इस प्रकार से आसमान में कोई भी कृत्य कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है। रेमेडी का मतलब होता है कि जो हम हमारे जीवन में बाय डिफॉल्ट नहीं है, उसका अभिनय करके उस फल को हासिल किया जा रहा है। कई लोग कहते हैं सर अभिनय बुरा चीज है, मतलब कुछ चीजों का दिखावा, कुछ चीजों का समाज में अगर हम उसका होने का एहसास कराते हैं, वो रियलिटी में नहीं है, फिर भी हम उसका अभिनय कर रहे हैं,
यकीन मानिए आप, कुछ चीजों का अभिनय भी हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी मूल प्रवृत्ति वैसी नहीं है, शनि की तरह डेडिकेट होकर काम करने की इच्छा नहीं है, फिर भी उसको बोलो ना रेमेडी क्या है, जो भी सेवा कर्मचारी, सेवा भाव के लोगों के साथ विशेष स्नेह, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ बातचीत करना, वो कुछ कर्म कर रहा है उनके साथ लगना, हमारा शनि नीच का प्रभाव कम कर देगा, समाप्त हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, ये कोई ऐसा मैजिक रॉड नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। धीरे धीरे जब हम चार्ट को पढ़ने लग जाते हैं तो प्लैनेट ऐसा लगता है जैसे हमसे बात कर रहे हैं। हर प्लैनेट का स्वभाव, हर राशि का स्वभाव आपके सामने आ जाता है। तो ये जो हमने बात रखी कि शनि महाराज का जब इस प्रकार का डेबिलिटेटेड स्वभाव आपके जीवन में होगा तो आप जो कोर वर्क है, जमीनी काम है, उसको लेकर काम चोरी करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बस यही नहीं करना है। तो अलग अलग प्रकार के जो भी रेमेडी होते हैं, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर ध्यान से देखें, वो आपको ग्रुप डी लेबर के साथ जोड़ने की बात करते हैं। और जितना ज्यादा जुड़ाव आपका होगा समाज के एकदम लोअर तबके के साथ, जितना ज्यादा आपका अटैचमेंट होगा, उतना ही शनि के नीचत्व का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। भैया सीधी बात है, जो अच्छे से भारतीय दर्शन को समझता है वो किसी के साथ ऐसा द्वेष, घृणा तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय दर्शन में तो हम हर एक के अंदर परमात्मा को देखते हैं। राजा में भी उसी ब्रह्म को देखा जाता है, सेवक में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम उसका ही अंश देखते हैं। ध्यान देना है, कोई दोष दृष्टि आ गई है कुछ 100 सालों में, कुछ गुलामी के दिनों के कारण, कुछ पिछले 200-250 साल में, वो एक अलग विषय। लेकिन भारतीय जो ट्रू जो नॉलेज है संस्कृति सभ्यता की, वो तो हर पशु में, हर पाषाण में देवता को देखते हैं। भारतीयों जितना सम्मान देने वाली संस्कृति विश्व में कोई नहीं। मैं अभी किसी संस्कृति का यहां विरोध नहीं करूंगा, लेकिन एक पशुओं के बारे में केवल बोलना और पशुओं को देवता के समान पूजनीय मानना, केवल बोलने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन उन पशुओं को अपने देवता समान पूजनीय मानना, इतनी आदरणीय जो सभ्यता संस्कृति है वो सिर्फ भारत की। पूरे विश्व में ऐसी कोई सभ्यता आपको नहीं मिलेगी। बैठकर ऐसी बड़ी बड़ी गोष्ठियां चलाते हैं, जीव रक्षा करो, जीवों को बचाओ, पता लगा वो वास्तव में उस चीज से कोसों दूर है। जीवों के लिए सम्मान तो बहुत दूर की बात है, उनको बचाने का भी उनको केवल वो अभिनय मात्र है। लेकिन भारत में तो आप सोच कर देखिए, विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश है और आज भी विश्व के 70% से ज्यादा टाइगर बाघ भारत में सुरक्षित है। कारण क्या है? हम ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। मां, ये शब्द ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता है। हम एक जैसे बोलते हैं ना भाई, नदी को आप मां का स्वरूप क्यों बोल रहे हैं? भाई मां नहीं तो क्या है? पालनहार है, उसके बिना क्या, जल के बिना जीवन संभव है? सूर्य को साक्षात पिता बोल रहे हैं कि भारत के लोगों को कुछ पता नहीं। अभी वो आप जब साइंस में पढ़ेंगे अच्छे से कि वो हम सबका प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तब फिर वो आप को पिता जैसा ही लगेगा। ठीक हो गया? इसीलिए जो भारतीय दर्शन ने शुरुआत से बात बताई, हमारी दादी, हमारी नानी शुरुआत से ही कहती थी कि सोलर इक्लिप्स पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान रहना। बाद में कुछ भ्रांतियां पैदा हुई, वो अलग बात है। लेकिन जो राक्षसों के बारे में वर्णन आया, राहु केतु आते हैं ग्रहण में, तो अगर आप अच्छे से विचार, दर्शन शास्त्र की बातें बड़ी गूढ़ होती हैं, ऐसे ही किसी को समझ में आ जाए फिर तो वो ज्ञानी हो जाएंगे, सब ज्ञानी हो जाएंगे। वास्तव में ही वो एक अटैक है
सोलर इक्लिप्स में कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज जैसी हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती हैं जो सामान्य व्यक्ति पर तो उसका बुरा असर होगा ही होगा, उसको इतनी खतरनाक आई डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस और भी उसके कलर कॉन्स, उसके रॉड सेल्स अफेक्टेड हो सकते हैं। कोई गर्भवती महिला अपना गर्भ तक खो सकता है। तो राक्षस और क्या करता है? ये जो जो हम जिसको राहु केतु का फियर कहा करते थे, आज उसको हमने एक अलग नाम दे दिया कि भाई ये एक गामा रे रेडिएशंस आती हैं, एक्सरे रेडिएशंस आती हैं जो गर्भ में पल रहे बच्चे को अपाहिज कर सकती है, अपंग कर सकती हैं। और राक्षस इससे ज्यादा बुरा क्या करेगा? इसलिए केवल ज्योतिष विषय लेकर, मतलब मुझे बार बार कमेंट पढ़ने को मिलते हैं कि सर आप 2 मिनट की क्लास में ना केवल ज्योतिष के 20 सूत्र बता दे। मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैंने जीवन में जिनसे भी दीक्षा ली है, जिनसे भी सीखा है, उन्होंने यही मुझे बार बार बताया। और आपको भी मैं ये बोल रहा हूं, आपके ज्योतिष काम नहीं आएगा यदि आपने उसको केवल एक मैथमेटिकल या फिजिक्स के फॉर्मूला की तरह रट लिया। ये फॉर्मूला लगेगा तो ये चलेगा, ये फॉर्मूला लगेगा तो ये चलेगा। कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब फिर कभी आपको मार्कंडे ऋषि के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, फिर आप बड़े ठगे से महसूस करेंगे अपने आप को कि यार ज्योतिष के सूत्र के अनुसार तो वो अल्पायु के थे, तो फिर वो चिरायु कैसे हो गए, या वो सदा के लिए कैसे जी रहे हैं, चिरंजीवी कैसे हो गए वो। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ें आप, बिल्कुल सूत्र को अच्छे से पढ़ें, लेकिन एक समझ लेकर पढ़ें कि जो भगवत गीता का सहारा लेकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सही ज्ञान लेकर पढ़ेगा वो उसके काम आएगा। तो पूरी जिंदगी रोता ही रहेगा, नीच ग्रह है मेरे, 1 डिग्री का ग्रह है मेरे। अरे केवल संसार बड़े व्यक्तियों का ही नहीं है कि वो कुमार अवस्था में है तो वो हमारे काम का है। अरे बच्चे, छोटा बच्चा, वो घर में चाहे कुछ ना करे, लेकिन उसकी जो एक ओरा घर में बनती है, जब कोई बालक का जन्म होता है पूरा परिवार प्रसन्न चित्त हो जाता है। घर में दादी, नानी सब प्रसन्न हो जाती है, परिवार में मिठाइयां बनती हैं, बंटती हैं। ये कौन कर रहा है? छोटा बच्चा। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोले ना, नवजात, न्यूली बॉर्न बेबी, वो हमें बांध लेता है। ऐसे ही जो बहुत वृद्धावस्था को प्राप्त लोग हैं वो घर को बांधे रखते हैं। अब दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, वो फिजिकली हमें थोड़ी सपोर्ट करने के लिए है, या हमारी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं वो तो हमें फिजिकल सपोर्ट करना चाहिए, उनको तो बड़ी मेहनत करनी चाहिए हमारे साथ खड़े होकर। ऐसी हमारी कोई आकांक्षा नहीं। उनका रहना भर, उनका हमारे घर में बैठना भर हमारे पूरे परिवार को बांध कर रखता है। हमारे परिवार की एकता का कारण है हमारे पर नाना, पर नानी, पर दादा, पर दादी, दादा, नाना। तो आप समझ रहे हैं, जिनको वृद्धावस्था बताकर इस प्रकार उपहास किया जा रहा है वो कुछ कर नहीं सकता है। या जिसको मृतावस्था, या देखिए, हम जब मुक्ति को जानने लग जाते हैं तो हमारा, देखिए, मुक्ति को जानने लग जाते तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और किस लिए आए हैं संसार में? केवल तिजोरी भरने आए हैं क्या? हम सबका अभी यही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम अभी गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं कि शायद अर्थ से ही हमारे सारे काम होंगे, लेकिन हम भूल रहे हैं हमारा पहला जो वादा था वो ये था, हम धर्म का पालन करेंगे मुक्ति के लिए। अब बीच में हमें रहना है तो अर्थ और कामना पूर्ति भी करनी पड़ेगी। ये किसने बताया? कि ज्योतिष के ग्रंथों में कम, दर्शन शास्त्र भगवत गीता में ज्यादा समझ में आएगा। ठीक हो गया? इसीलिए आप चाहे नीच ग्रह को पढ़े, उच्च ग्रह को पढ़े, स्वराशि पढ़े, कुछ भी पढ़े, रज तम सत्व पढ़े, भगवत गीता जरूर पढ़े। हमारा दूसरा जो चैनल है वो इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया। श्रद्धा वेद पुराण जो चैनल है ये उन्हीं लोगों के लिए जो
भगवत गीता के मर्म को समझकर फिर ज्योतिष को पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों से, सभी से मेरा अनुरोध है, आप यदि किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं, ये 2 मिनट में 20 लाइन बता देंगे, क्षमा कीजिए, आप किसी और चैनल में इस चीज को देख लें, क्योंकि हम अर्थ का अनर्थ नहीं करने वाले हैं। हम कोई भी ऐसी अनर्गल जादू वाली चीजें नहीं बताएंगे। ठीक हो गया? आपको हमारे चैनल में काफी ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक हो गया? तो जैसे हमने बताया कि नीच ग्रह शनि अगर डेबिलिटेटेड है, तो जो सेवा कर्म है, व्यक्ति उस सेवक वाले कर्म से, सर्वेंट वाले कर्म से बचना चाहता है, और यही उसको करना नहीं है। वो बोले रेमेडी क्या है, जैसे उसको बोलते हैं ना भाई शनि के संबंधित उसको दान देना चाहिए, आप अच्छे से उसको पढ़ें, उनमें कहीं ना कहीं सेवा करने वाले लोगों का जिक्र जरूर होगा, तब हमारा शनि का बल बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बात बता रहा था कि भारतीय संस्कृति सबको सम्मान देने वाली, क्या राजा क्या रंक, इतनी सम्मानित संस्कृति कोई नहीं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं था, इसका मतलब ही है उन्होंने जो भी लीपा पोती करके सामने प्रस्तुत किया गया वही पढ़ा है, जो वास्तविक ग्रंथ है उन्होंने नहीं पढ़ा है। ठीक हो गया? पढ़कर ही हम मुक्त होंगे, ये तो संसार में ही फंसे रहेंगे। ठीक है? इसलिए गांठें लगानी नहीं है, गांठें खोलनी है, और जो गांठें खोल लेता है फिर वो लिबरेट हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बड़े बड़े महान संत हुए ऐसे, वो अपने जन्म से क्या शरीर मिला, इससे वो मुक्त हो गए। विश्वामित्र रहे, राजा के घर में पैदा हुए, ब्रह्म को प्राप्त किया। ठीक हो गया? और ऋषभदेव महाराज रहे, वाल्मीकि ऋषि रहे। ठीक हो गया? इस प्रकार से जब हम बहुत गूढ़ अध्ययन करेंगे, इस प्रकार से राम को भजते भजते राम के तुल्य हो गए। इसी प्रकार से संत रैदास भगवान कृष्ण के बड़े भक्त, मीरा जी ने उनको अपना गुरु बनाया। ठीक हो गया? संत कबीर हुए। तो संतों का तो, या ऋषियों का, महापुरुषों का जो जीवन है, वहां गांठें लगाना नहीं, गांठें सुलझाना है। और हम भी यदि मुक्त होना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर कितना बोझ सहते रहेंगे। हम जिनको मानते हैं हम उनको भी नहीं मानते आज के समय पर। कहते किनको मानते हैं आप? कहते हम उनको मानते हैं। कहते वो जो जीवन में करते थे आप करते हैं क्या? कहते नहीं। फिर कहते उनको मानना व्यर्थ है आपका। हम जिनको मानते हैं उनको यदि अच्छे से मानेंगे तो हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे, और अगर हम नहीं मानते तो फिर ये व्यर्थ है। ठीक हो गया? यहां पर देखिए रेमेडी का, जैसे मैंने बोला ना, अभिनय जो होता है वो कुछ हद तक खाना पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन मुक्ति या मोक्ष अभिनय से नहीं प्राप्त होता है। अगर हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है तो हमें सांसारिक यश कुछ समय के लिए तो प्राप्त तो होता दिखाई दे सकता है, लेकिन हम मुक्ति के अधिकारी नहीं हो। इसलिए हम सब क्या, हम जिंदगी भर यही करेंगे क्या? अगले जन्म यही करते रहेंगे क्या? वही सेम रूटीन फॉलो करना, शरीर ठीक रहे, शरीर में रोग ना रहे, फिर हमारे बच्चों का ध्यान रखकर वो बड़े हो गए, फिर अगला जन्म मर गए, फिर अगले जन्म में फिर बच्चे हो गए, यही करते रहेंगे। बस हम जिसकी तलाश में वो है क्या? परमानंद। हम जो हैं वास्तव में, तो जब हमें वो परमानंद प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये रूटीन के जो डेली बेसिस के चैलेंजेस हैं, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, न मैं पतला हो गया हूं, मैं भी, मेरा बच्चा बीमार हो गया है, दवाई के पैसे नहीं है, मेरी नौकरी कब लगेगी, नौकरी छूट गई है,
कब तक चलता रहेगा? ये जन्म जन्मांतर तक चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष ने घर कर लिया। और हमारा कमिटमेंट क्या था? हमारा अपने आप के साथ कमिटमेंट था। मैं जो धर्म का पालन कर रहा हूं, धर्म इज नॉट रिलीजन। मतलब जब बात कर रहे हैं धर्म, तो जो इंग्लिश में शब्द टटोलते हैं ना रिलीजन, मेरी कर्तव्य परायणता, मेरी कर्तव्य के प्रति जो डेडिकेशन है, वो मैं धर्म कर रहा हूं। प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैंने आपको बोल दिया है ना, अभी तो बोल दिया। तो अभी हम धन तो बचा लेते हैं, धर्म नहीं बचा पाते, इसीलिए उस सुख का हम ज्यादा दिन तो उपभोग नहीं कर पाते। याद रखना है, हम चाहते हैं परम सुख, और अगर परम सुख चाहते हैं तो काम भी ऐसा ही करना पड़ेगा जो परम सुख दिलाने वाला है। तो इसलिए एकदम क्लियर कर लीजिए विजन। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, भयभीत तो होना ही नहीं है। ईश्वर का भक्त कभी भयभीत नहीं होता। कहता हूं, मैं आपको कहता हूं, आपके चार्ट में सारे के सारे ग्रह डेबिलिटेटेड, सब ग्रह नीच के। ज्यादा ग्रह नीच के हो जाते हैं, मैंने अभी देखिए जैसे सामने चार्ट पे रखा है, सारे ग्रह नीच के हो जाएंगे तो वैसे ही नीच भंग हो जाएगा। मैंने एक वीडियो में और भी बताया था, शनि नीच का हो गया, सूर्य नीच का हो गया, मंगल नीच का हो गया, बृहस्पति नीच का हो गया, वो वैसे ही देख रहे हैं। बुध के सामने शुक्र नीच का हो गया, मंगल के सामने बृहस्पति, तो वैसे इनका नीच भंग हो गया। और ये चीज मैं बार बार बताता आया हूं, अभी भी बता रहा हूं। दुनिया का सबसे खराब जो ये मानता है कि मेरा चार्ट, आप ईश्वर की आराधना करते रहें, सच्चे मन से उपासना करते रहें, जिस दिन भी आपका वो थ्रेशोल्ड, माने जितना डिजायर्ड थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस कर गया, कोई ना कोई व्यक्ति आपको ये बता देगा कि आप जिसको खराब चार्ट माने बैठे हैं, वो चार्ट वास्तव में आपका है ही नहीं। या तो वो आपका चार्ट ही कुछ समय के कारण बदल जाएगा, या उस चार्ट में छुपे हुए बड़े बड़े नीच भंग राजयोग आपको मिल जाए। इसलिए बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। प्रारब्ध स्वीकार है, ईश्वर आपने जो दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। जो बच्चा शरारत कर दे, समस्या नहीं है कोई, बच्चा शरारती होता है स्वभाव से, हम जीव हैं, गलती हो गई हमसे, लेकिन हम उस गलती के बाद भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, ये उसको कठिन बना देता है, वो फिर पनिशमेंट का टाइम बढ़ा देता है। क्लास के दो बच्चे हैं, टीचर ने उनको शरारत करते हुए ऑब्जर्व किया, देखा टीचर ने शरारत कर रहे हैं, दोनों को खड़ा कर दिया। एक बच्चे ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया कि सॉरी मैम, मैंने गलती की है और आगे से नहीं होगा। मैम, भाई गुरुओं का हृदय तो बहुत बड़ा होता है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। दूसरे ने गलती की लेकिन बोल रहा है कि आपने मुझे क्यों कहा, वो कर रहा है उसको क्यों नहीं बोला। फिर गुरु क्रोधित हो गए कि अभी तो आपको मैंने खड़ा किया था, आप क्लास के बाहर चले जाइए और अगले 6 महीने तक क्लास के अंदर नहीं आना, आपके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो आपको ये रेमेडी समझ में आई आपको? स्वीकार करने की मुद्रा में आए, गलती की और उसके बाद भी बहुत ज्यादा अहंकारी, क्या हो जाएगा मेरा। अरे सम्राट, उनका भी अहंकार टूटा है, यानी पूरे पृथ्वी का राजा या स्वर्ग का राजा, उनका भी है। स्वर्ग क्या, जो कोई बैकुंठ लोक में भी बैठकर अगर किसी ने अहंकार किया है, उसका अहंकार भी छिन्न भिन्न हुआ। ठीक हो गया? यानी आपने सुना होगा सनक सनंदन सनत कुमार की कथा, जय विजय। बैकुंठ लोक में उनके मन में थोड़ा सा एक अहम आ गया कि हम तो बैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान के समान ही है। तो ऋषि कुमारों को उन्होंने बेत से रोकने का दुष्कर कर्म किया। ठीक हो गया? तो वो बाकी आपको कथा शायद पता होगी, फिर उनको मृत्यु लोक में वापस आना पड़ा। इसलिए स्वीकार कर लीजिए,
गलती है प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं, आगे मैं ऐसा ध्यान रखूंगा गलती ना हो। ठीक है ना। परमानंद जिसको चाहिए, ज्योतिष को बहुत आनंद से पढ़े। नीच का ग्रह है, मैंने समझा दिया आपको, शनि। शनि संबंधी उन वस्तुओं के दान के बाद भी आपको फाइनली प्राप्त वही करना पड़ेगा, वो विचार प्राप्त करना पड़ेगा कि मैं सेवा कर्मचारी, सेवा भाव करने वाले लोगों को, घर के नौकरों का बड़ा सम्मान करूं, उनको समझने की कोशिश करते करते मैं उनके कुछ गुणों को भी सीख लूंगा। ठीक हो गया। तो आपको समझ में, शनि नीच का है तो बिल्कुल भी अपमान नहीं होना चाहिए। अगर कभी हमने सेवक का अपमान कर दिया, शनि पहले ही कमजोर था हमारा, तो फिर हम कार्य नहीं करवा पाएंगे। शनि की दशा में हमें खराब फल मिलने। अभी देखिए, शनि नीच का है, सूर्य सामने नीच का बैठा है, सूर्य ने नीच भंग करवा दिया। अब जब शनि की महादशा चली तो ऐसे व्यक्ति को ऑफिस और उसके रूटीन इनकम में लाभ मिला, कारण उसके पिता और पिता के भाई। ऐसे चार्ट हमारे डाटाबेस में रखे हैं। माने पिता के भाइयों ने पहले ही कोई काम सेट किया हुआ था, उसको लगता था कि शायद मुझे चाचा ताऊ पता नहीं अपने काम में साथ लेंगे कि नहीं लेंगे। जैसे शनि की महादशा शुरू हुई, वो सेट हो गया बढ़िया अपने चाचा ताऊ के साथ। देखिए, शनि की मूल त्रिकोण राशि क्या है? कुंभ राशि। और 11वां भाव पिता के भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। तो हमारी सैलरी भी बन गई, हमारा जॉब स्टेटस भी बढ़िया हो गया। सब कब किस में स्टार्ट हुआ? नीच के शनि में, क्योंकि नीच को ट्रिगर किया सूर्य ने। हालांकि राहु केतु पर अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स की। कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि इसकी ये मूल त्रिकोण राशि है, ये उसकी उच्च राशि है, ये नीच राशि। अभी के लिए फिलहाल हमने ये माना है कि जो वृषभ राशि का स्ट्रक्चर है, टॉरस, इसको बहुत इंजॉय करता है राहु। बहिर्मुखी है, मटेरियल गेन के लिए और एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए राहु वृषभ में अच्छा माना जाता है। और केतु, क्योंकि देखिए 2 नंबर राशि का स्वभाव कैसा है, ये स्वभाव समझना है, केवल शुक्र से समझ में नहीं आएगा। वृषभ का अपना एक स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए मैं चंद्रमा का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। चंद्रमा मन पर राज करता, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलना, बड़ा कुटुंब, बड़ी गैदरिंग एंजॉय करना चंद्रमा को अच्छा लगता है। तो वृषभ राशि का स्ट्रक्चर बड़ा कुटुंब। अभी केतु तो एकांतवासी है, हेडलेस बोलते हैं। तो जब ऐसा टिपिकल कॉम्बिनेशन आता है कि वृषभ में केतु है, तो फिर व्यक्ति कौटुंबिक सुखों के लिए, फैमिली गैदरिंग के लिए थोड़ा डिटैच हो जाता है, बचता है। लेकिन इसका जो डिपॉजिटर है केतु का, अगर शुक्र दृष्टिपात कर दे, शुक्र उच्च का हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली केतु है तो रेंटेड ही ना, माने रेंट पे रहने वाला एक किराएदार की भूमिका में है ना केतु। मकान मालिक कौन है? शुक्र। अभी शुक्र बली हो गए हैं, तो प्रथम दृष्टा सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि यार ये कुटुंब में इनके एक प्रकार का वैराग्य सा दिखता है, एक डिटैचमेंट शो होता है, लेकिन ये फुल एंजॉय करते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, उनके हर फंक्शन में बिना दर्शन शास्त्र, बिना भगवत गीता पारायण, उनका कोई भी फैमिली फंक्शन नहीं होगा। बच्चे की बर्थडे पार्टी भी उन्होंने की है ऑर्गेनाइज, उसमें भी एक डिटैचमेंट प्लैनेट केतु। पता लगा भगवत गीता के एक अध्याय को सुनाकर फिर बच्चों को आगे फर्दर पार्टी दी गई। यानी कुटुंब में एक प्रकार का वैराग्य, डिटैचमेंट, और यही रेमेडी भी है। जब हम इससे अलग प्रकार का कर्म करते हैं, मतलब उसको बोल रहे हैं कि भाई आपका शुक्र एग्जॉल्टेड है तो आप डरिए मत। वृषभ राशि यदि कुछ कमजोर पड़ भी रही है तो उसको, उसका जो लैंडलॉर्ड है वो तो बचा रहे हैं, और जो सिटिंग एलिमेंट है वो जैसा करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा वैसा कर लीजिए ना।
क्या समस्या है आपको? आप घर के हर गैदरिंग में, शादी, विवाह में आप लोगों को मस्ती करनी है, बढ़िया डांस करना, आप कीजिए, मना किसने किया? लेकिन पहले संकीर्तन हमारे भगवान का होना चाहिए, पहला भजन हमारे भगवान का होना चाहिए। मतलब एक मैसेज कन्वे हो गया कि भाई इनके विवाह में हमने देखा पहले बांके बिहारी का भजन गाया गया और उसके बाद इन्होंने अपना डीजे नाइट किया। अभी आपको ये समझ में आ रहा है, केतु डिटैचमेंट मोक्षा प्लैनेट, बड़े बड़े लोगों को ये नैया पार कराया है केतु ने। तो केतु से डरने का तो कारण ही नहीं ना। ये प्रश्न मुझे सबसे ज्यादा परेशान भी करता है, अजीब भी लगता है सामने वाले पर। मुझे कई दफा अच्छे अच्छे व्यक्तियों से प्रश्न सुनने में मिलता है, मेरी कुंडली के 5 खराब, सबसे ज्यादा खराब ग्रह बताओ। क्या उसको बताऊं? कई बार तरस आता मुझे पर, क्या ये क्या पढ़ रहा है। हाँ, ये तो हो सकता है कि आपके चार्ट के लिए फंक्शनल मैलेफिक, फंक्शनल बेनिफिक बता सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन के लिए हमें भगवान ने एक लग्न दिया है, लेकिन हम वो लग्न नहीं है। अभी समझिए आप, जब हम तपस्या से, ईश्वरीय आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद से अपने आप को बहुत तेजस्वी बना लेते हैं, तो फिर चार्ट से ऊपर उठ जाते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं ना, मुक्त हो जाएं आप सभी। इसलिए ये ध्यान के सर के सभी ग्रह हमारे लिए अच्छे हैं, और यही स्वरूप सही है कि मेरा मेष लग्न है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि शनि मेरे लिए खराब हो गया। शनि उस लग्न के लिए 10 और 11वां का स्वामी है, लेकिन वो एक एकादशेष है। मेष लग्न है तो मैं ये थोड़ी कहूंगा मेरा बुध ग्रह मेरे लिए खराब है, ऐसा नहीं है। और कई दफा लग्नेश की दशा में ही व्यक्ति को भ्रम की स्थिति, शारीरिक चोट भी लगने का डर रहता है। इसलिए केवल वो इस प्रकार से समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है। माने जो मैंने बात बोली कि लग्नेश डेबिलिटेटेड था, शुरुआत में बच्चे को उसी लग्नेश के दशा में कुछ ऐसा पित्त विकार हो गया, लेकिन वो बचा लिया क्योंकि लग्नेश डेबिलिटेटेड था, बीमार उसने किया, लेकिन उसने बचा भी लिया। ठीक है? तो अभी समझ में आपको केतु क्या करता है। तो भागना नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेना है बस। फिर आते हैं हम काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि, बड़ी बेहतरीन राशि है। चंद्रमा का फेवरेट जो हाउस है वैसे वो वृषभ है, लेकिन चंद्रमा का जो अपना भाव है वो है कर्क। मतलब मन पर राज करने वाली राशि, प्रजा पर राज करने वाली राशि कर्क राशि। बखूबी समझती है कर्क राशि के सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। चंद्रमा वैसे किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी अपना तो फिर अपना ही होता। माने चंद्रमा के स्वभाव के अनुसार कर्क राशि का जो स्वभाव है वो एकदम फिट बैठता है, क्योंकि जब हम परम उच्च डिग्री पर होते हैं तो भी कुछ गलती होने का डर रहता है, लेकिन जब हम स्वराशि हैं तो बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हैं। तो कर्क राशि हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, मदर, रानी मां, रनिवास, मंत्रिमंडल, जल सेवा, ये सब कर्क राशि रिप्रेजेंट करता है। अभी कर्क राशि में जब मंगल महाराज को बिठा दिया तो बोलते हैं मंगल सैड हो गया, मंगल नीच का हो गया। तो बोलेंगे जो भी चार्ट में देखेंगे, अगर भैया तेरा तो मंगल खराब है, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है मंगल की दशा में, तेरा सब खराब ही खराब होगा। इतनी गलत अवधारणा है। और इस प्रकार का प्रेडिक्शन देने वालों पर भी, जहां से प्रेडिक्शन दिया जाता है वो आध्यात्मिक जो बात की जाती है वो दूसरे भाव से, तो हमारा दूसरा भाव खराब हो रहा है। देखिए,
हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं बोलने का तीसरे भाव से। फॉर्मल टॉक्स में यदि कुछ 19-20 गलत बोला जाता है तो चल जाएगा, लेकिन जहां भी स्पिरिचुअल टॉक की बात आएगी, आध्यात्मिक बातों के कुछ ऐसा वचन भंग का दोष लगेगा तो तुम अपना कुटुंब डुबो देंगे, हमारा फैमिली गैदरिंग, हमारा तिजोरी, हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ गया। इसलिए जो बात बात पर कुछ भी बोलते हैं आध्यात्म को लेकर, उसको चाहे कितना पैसा कमा ले, वो धन का उपभोग नहीं कर पाए, उसके धन का उपभोग कोई और ही करेगा। क्योंकि 11th हाउस हमारा रूटीन इनकम है, लेकिन सेकंड हाउस हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, और ये बढ़ता है हमारे प्रॉमिसिंग नेचर से। हमारा आध्यात्मिक जो बातचीत चल रही है, धर्म के नाम पर यदि डर उत्पन्न हो जाए, मैं फिर बोल रहा हूं धर्म यानी कर्तव्य परायणता, तो समस्या हो जाएगी जिसने वो डर उत्पन्न किया। तो ये बड़ा संभल कर दूसरे भाव का संभल कर इस्तेमाल करना। फिर आते हैं मंगल, जो कमांडर है, तलवार लेकर चलना उनको अच्छा लगता है। अभी आपने उनको बिठा दिया किचन में, रसोई घर में, आप बैठिए यहां पर, तो बोलेंगे यार मेरा नेचर तो अलग प्रकार का था, आपने यहां बिठा दिया। तो अब ये सैड हो गए, मंगल सैड हो गए, लेकिन काम नहीं करेंगे ये कहां लिखा हुआ है? काम करेंगे। कर्क राशि मंगल चार्ट के कई जातकों को 5 स्टार शेफ, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री, 5 स्टार होटल के शेफ के रूप में कार्य करते देखा गया। बहुत बढ़िया काम, भट्टी वाला काम, धातुओं को गलाने वाला काम, ध्यान रखना। लेकिन ये रहेगा एक प्रकार का इंटीरियर से संबंधित कुछ, जैसे मैंने बोला ना किचन है, मदर है, वहां कुछ बड़ा अनुशासित सा काम करना है तो कर्क राशि के मंगल के लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर बहिर्मुखी होकर किसी बॉर्डर पे जाकर लड़ने का बात था तो फिर तो मकर राशि का मंगल एकदम, टॉप सर्जरी करनी थी, छिन्न भिन्न शरीर कटा फटा है, उसको भी कि भी प्राण बचाने का कर्म है जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। मंगल पराक्रमी है, वो कर सकता है। बहुत कठिन हालात से भी मंगल उसको निकाल लेगा। इन लोगों की ये शुरुआती कमी मानी जा सकती है। ऐसे लोग शुरुआत में थोड़े से दब्बू किस्म के होते हैं। कर्क राशि में मंगल और ज़ोडिएक का चतुर्थ भाव मां होता है, तो मां को समस्या देखने में आती है। रेमेडी तो यह है कि ऐसे लोगों को कभी भूलकर भी रक्षा विभाग के लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए, ना कुछ उनके विषय गलत बोलना चाहिए। मैंने बोला ना, हम जो दुआ या बद्दुआ देते हैं वो दूसरे भाव से, हम जो कोई बिजनेस टॉक करते हैं वो तीसरा भाव। तीसरा भाव तो फिर भी मैंने बोला 19-20 गलत चल जाए तो एक्सेप्टेबल है, दूसरा भाव छोड़ता नहीं। गलत बोला गलत कर ही देता है वो, ठीक हो गया। इसीलिए बहुत सोच विचार कर, आप गलत बोल रहे हैं, आप वो आपके साथ ही गलत कर देगा। बहुत सतर्क रहना है। जो अपने कुटुंब को चाहता है फले फूले, वो कुछ भी अध्यात्म को लेकर ना बोले, कुछ भी दुआ बद्दुआ वाला काम ऐसा बिना सोच विचारे ना करे। मंगल, जैसे मैंने बोला मंगल कमांडर है, लड़ना उसका पेशा है। तो ऐसे लोग पुलिस विभाग, आर्मी विभाग, बॉर्डर सिक्योरिटी, अग्निशमक, ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करें, मित्रता करें। कभी यदि ऐसे सक्षम है कि उनके लिए कोई ऐसा स्पेशल कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको कोई डोनेट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, देखिए कैसे काम करेगा। आप किसी ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ गए जो रक्षा संबंधी मदद करता है देश के या आपके शहर में, ऐसी कोई एनजीओ यदि है
जो रक्षा विभाग के लोगों के साथ जुड़कर कुछ मदद करते हैं। तो आप देखिए आपका मंगल का नीचत्व तो समाप्ति हो जाएगा लगभग। मंगल और बृहस्पति, ये सूत्र याद रखिएगा, मंगल बृहस्पति यदि दोनों नीच के हैं तो नीचत्व तो वैसे ही समाप्त हो गया। शनि सूर्य दोनों नीच के, नीचत्व तो वैसे ही समाप्त हो गया। शुक्र बुध दोनों नीच के, नीचत्व तो वैसे ही समाप्त हो गया। अभी समझ में आया आप लोगों को ये बात? ठीक हो गया। मंगल हमारा सहोदर, हमारा भाई भी है। जितना हो सके भाइयों के साथ मिलजुल कर रहे, भाइयों का सम्मान करें। सहोदर हम उम्र जो आपके भाई हैं, चाचा ताऊ के परिवार के भी चाहे कोई भी भाई है, भाइयों से वैसे भी पराक्रम यदि हमारा कमजोर है तो कमजोर पराक्रम बढ़ जाता है। ठीक हो गया। तो ये रेमेडी ही है। ठीक है। तो जो भी आप मंगल के देवता का भी जब जिक्र करते उसमें पराक्रम समाया हुआ, बोलते ना आप मंगल के देवताओं को भजे, आपके मंगल नीच का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। होगा वही, अभी मैंने थोड़ा सरल भाषा में समझा दिया। नरसिंह, देखो क्या, ऊपर से वो सिंह है, नीचे से नर है, तो ऐसे देवताओं को भजने से हमारे मन में भी एक पराक्रम आ जाता है कि कैसे एक राक्षस को ठिकाने लगाने या कहे राक्षस को मुक्त करने के लिए भगवान पाषाण से उत्पन्न हुए, भगवान नरसिंह के रूप में। ठीक है। तो ये ध्यान से समझना है कि किस प्रकार कोई ग्रह इसका सिग्निफिकेटर है, क्या बताता है, उन चीजों के प्रति सावधान रहना। और जो बताया नीच का जो मंगल है वो फूड इंडस्ट्री के लिए, खासकर भट्टी के कामों के लिए अच्छा माना जाता है। तो यदि ऐसे काम कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं, उनके लिए वो रेमेडी जैसा ही काम करेगा, उपचार जैसा ही काम करेगा। अब आते हैं फिर शुक्र। शुक्र महाराज कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। कन्या राशि स्ट्रक्चर कैसा है? कन्या राशि, ध्यान से समझना है, कन्या की बात चल रही है। मैं कोई भी लड़की को कन्या ऐसा नहीं बोल सकते, कोई भी गर्ल, कोई भी वुमेन को कन्या शब्द नहीं है। कन्या अलग एक संबोधन है, जो अपने कन्या होने का कठिन कर्म निभाती है, जो अपने सतत्व का कह लें, जो कन्या धर्म का पालन करती है, वो कन्या है। तो कन्या राशि, कन्या बड़ा नियमों पर चलने वाली राशि। और शुक्र नेचुरल कारक होता है हमारे चार्ट में, रोमांस का, लग्जरी का, रति सुख का। अभी वो क्योंकि वो रति सुख के लिए देखा जाता है शुक्र, तो शुक्र को कन्या राशि में बिठाते हैं तो शुक्र अपने आप को थोड़े कमजोर महसूस करने लग जाते हैं भाई, क्योंकि सबका अलग अलग महत्व है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छा है वो बुरा है। कन्या धर्म तक कन्या को श्रेष्ठ रहना चाहिए, कन्या धर्म में। और जब कन्या दान हो जाता है तो फिर वो पति के लिए वो संतान उत्पत्ति, धर्म से संतान उत्पत्ति करना, वो ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान करने वाला होगा। अभी आप समझ रहे हैं, रति सुख जो है वो कन्या के लिए नहीं, कन्या तक तो हमें नियम पर चलना है, ऐसा नहीं है ना। अभी तो हम कोई नियम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम अपने बच्चे को बार बार नियमावली पढ़ाते रहते हैं। हम पर कोई नियम लाद दिया जाए तो कहते हैं ये गलत है, और बच्चे को बोलते हैं ये नियम से बैठकर पढ़। क्यों भाई? ऐसे तो फिर उसको भी संसार में कोई नियम नहीं है, वो क्यों पढ़े? वो संसार में इतने आनंद विषय है, वो सबके प्रति उसका मन आकर्षित होता है, वो जाएगा। तो ये नियम केवल हम अपने छोटों पर थोप रहे हैं, हम खुद उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। गलत बात है। कहीं रोक टोक नहीं है, भारतीय सभ्यता संस्कृति में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि भाई स्त्री और पुरुष का संग गलत है, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन उस समय उचित होने पर ही वो चीज सही मानी जाएगी। अभी जब कन्या दान हो गया है और
जो वह अर्धांगिनी माना जाता है ना भारतीय समाज, यानी शरीर का आधा हिस्सा माना जाता है पति पत्नी, तो वो रति सुख में साथ रहें, वो लैंगिक सुख से संतान उत्पत्ति करें, ईश्वर आशीर्वाद देंगे। लेकिन नियम तोड़कर कभी भी कुछ भी रति सुख का आप अनर्गल प्रयोग कर रहे हैं। अपनी संतानों के प्रति आप बहुत सजग रहते हैं, लेकिन आप कुछ भी ऐसे नियम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं चलना है, ऐसे झूठ झूठ से नहीं चलेगा। वादा तो वादा ही होता है, वादा दे दिया तो दे दिया। ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति के बस का नहीं है ये, ठीक हो गया। तो जो मुक्ति है, हम मुक्त होने के लिए ज्योतिष पढ़ रहे हैं हमारे चैनल में, ठीक हो गया। तो जो मैंने बताया 2 मिनट में 20 लाइन जानना चाहते हैं, शायद ये चैनल उनके लिए ठीक स्थान नहीं है। इसलिए आप समझिए, कन्या राशि का स्ट्रक्चर कन्या होने का पालन करता है, और शुक्र का जो स्वभाव है वो अलग है, ठीक हो गया। वो रति सुख के लिए, पति पत्नी के संबंधों में शुक्र यदि कमजोर हो जाए तो हम बुरा मानते हैं, लेकिन एक ब्रह्मचारी के लिए हम उसको कहते हैं कि आप कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक हो रहा है। आपको ये शब्द में समानार्थक चीजें दिखाई दे रही हैं, मतलब इसमें अभी मेल फीमेल के अंतर को इस प्रकार से नहीं डालना है। कन्या धर्म जो हमने एक गर्ल के लिए रखा है, वही एक बच्चा जो पढ़ रहा है अभी, विद्यार्थी के लिए, बॉय के लिए भी तो कन्या धर्म एक प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को बचाना, ठीक हो रहा है। तो ब्रह्मचर्य होगा तभी तो वो बल होगा। अभी ना कोई ब्रह्मचर्य, कोई नियम कायदा कानून कुछ है ही नहीं, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, भगवान मैजिक रॉड होना चाहिए, सब मैजिक हो जाए। तपस्या करेंगे आप थोड़ा बहुत, नहीं, टफनेस नहीं। एक फौजी बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत करेंगे तभी तो हम फौज के बड़े अधिकारी बनने के लायक हैं। कहते ब्लैक कैट कमांडो सबको बना दे क्या ऐसे, बिना ट्रेनिंग के सबको टैग दे दें? ऐसे थोड़ी। ऐसे ही एक सामान्य व्यक्ति कब असामान्य बनता है? तपस्या से। बस यही एक चीज है जिससे हम सामान्य से असामान्य हो सकते, और कोई शॉर्टकट नहीं। तो अगर आपको ऐसा शॉर्टकट बता रहा है, या तो वो मूर्ख है या आपको मूर्ख बना रहा है। तब करना ही पड़ता है जिंदगी में, और तब के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब ऐसा कोई जंगल में जाकर भी एक पेड़ पर खड़े होकर तपस्या नहीं करनी है। यही तो जीवन में एक ही साथ तप हो रहा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अच्छे से समझ लीजिए, तप ही हो रहा है ब्रह्मचर्य में। विद्यार्थी जीवन में उसको बोला है, आप उसके माता पिता ने उसको बोला है, आप बेटा पढ़ो, आपको कोई चिंता नहीं है, हम आप पर कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए आप विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करो। कुछ आपको अतिरिक्त कुछ नहीं करना, आप विद्यार्थी धर्म का एकदम अच्छे से पालन कीजिए। देवता भी नतमस्तक हो जाएंगे। ना विद्यार्थी धर्म निभाया, ना गृहस्थ धर्म निभाया, वानप्रस्थ और सन्यास की बात तो बहुत दूर। और किसको चैलेंज करने चला है? परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा को बात करता है वो विष्णु महेश, ब्रह्मा तूने ठीक नहीं किया। और जब उसने कहा कि भाई तूने ब्रह्मचर्य का पालन किया था अपने विद्यार्थी जीवन में, नहीं सर, मैंने तो आज तक केवल भोग ही किया है जिंदगी में। ऐसे ठीक हो गया। तो समझ में आया आपको? जिस जातक के चार्ट में यदि शुक्र कन्या राशि में, घबराने का कोई कारण नहीं है, बल्कि मैं तो कहूं देश काल पात्र अनुसार आज के समय पर तो शुक्र कन्या राशि बहुत अच्छा परिणाम दे रहा। आज के 500-400 साल पहले तक बहुविवाह पद्धति प्रचलित थी, कई को इतना मतलब बुरा नहीं मानते थे। अभी वो देश काल पात्र अनुसार सीमित है, और व्यक्ति अपने
माने पति पतियों के संबंध में शुचिता का पालन, माने पत्नी का पति के प्रति वफादारी, पति का पत्नी के प्रति वफादारी सामान्य से कलिकाल में अभी थोड़ा कम प्रतीत होता है। तो जब रति सुख देने वाला ग्रह एग्जॉल्टेड होगा तो वो चरमपंथी बन जाएगा, उस पर कोई ना कोई अंकुश लगाने वाला होना चाहिए। मटेरियल गेन के लिए बहुत बढ़िया है वो। एग्जॉल्टेड वीनस यानी शुक्र का मीन राशि में जाना बहुत बढ़िया, लेकिन यदि उस पर कोई अंकुश लगाने वाला हो तो मेरे मुताबिक वो ज्यादा परिणाम अच्छे देगा। आजकल के समय अनुसार वो पत्नी व्रत धर्म का पालन या पति व्रत धर्म का पालन भी करेगा और जीवन में उसके लग्जरी आइटम जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनका कोई भी कमी नहीं होगी। ज़ोडिएक की 12वीं राशि शॉपिंग को भी रिप्रेजेंट करती है। तो शुक्र यदि उच्च का है तो मटेरियल गेन पूरा मिलता है, लेकिन यही एक थोड़ा सा समस्या लगती है कि वो रति सुख को भी चरम पर ले जाना चाहता है, ऑर्गन सेटिस्फैक्शन को चरम पर ले जाना चाहता है। तो यदि आप खुद इस बात को समझिए, मीन राशि में शुक्र के साथ यदि केतु बैठ जाए तो क्या है, फिर एग्जॉल्टेड है वीनस लेकिन उसको सप्रेस कर दिया है, थोड़ा सा दबा दिया है कि तू एक डिटैचमेंट फीलिंग ला रहा है। या बृहस्पति ने दृष्टिपात कर दिया है। बृहस्पति तो सत्य माने सत्व के लिए जाने जाते हैं, तो फिर वो नियम से चलना शुरू कर देंगे। तो अभी आपको ये बात समझ में, तो मतलब कन्या राशि में शुक्र का है तो व्यक्ति अपने संबंधों में गरिमा रखता है और वो इसको लेकर थोड़ा सा माने चरमपंथी होने से बचता है। बहुत ज्यादा संकोच कन्या राशि का शुक्र, अब वो नीच भंग हो जाता है, शुक्र बुध ने देख लिया। तो ऐसे जातक को फिर रति सुख मिलेगा और वो जीवन में हमेशा पार्टनर के प्रति वफादार रहने का प्रयास करेगा, लेकिन संकोच के साथ ही वो रति सुख का उपभोग करेगा। आपको ये बात समझ में आई? तो कुछ हद तक ये तो अच्छाइयां हो गई। फिर नीच का प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देता दिख रहा है। ये बात अभी समझ में आ रही है? इसका मतलब तोड़ क्या है? फिर नीच का शुक्र है तो उसके लिए हम क्या अपनी तरफ से करें तो और बेटर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो शुक्र यदि नीच राशि में है तो बोलते हैं कि बहुत सम्मान करना चाहिए सुहागन स्त्रियों का। सुहागन स्त्रियों को ग्रह लक्ष्मी की तरह देखना चाहिए। हमारा विवाह हो गया है तो फिर हमारी धर्म पत्नी वो शुक्र को रिप्रेजेंट कर रही है, या धर्म पत्नी की जो बहनें हैं मतलब एक प्रकार से सालियां, उनके प्रति वफादारी, उनके प्रति अच्छा भाव शुक्र को प्रसन्नता देता है। ठीक है, तो उनको श्रृंगार का सामान गिफ्ट करना ये शुक्र को प्रसन्न करता है। ठीक हो गया? तो ये शुक्र के नीचत्व को एक प्रकार से कम करता है। ध्यान रखना, हर महिला शुक्र को नहीं बताएगी। चंद्रमा भी एक स्त्री प्रधान ग्रह माना जाता है, शुक्र भी स्त्री प्रधान ग्रह माना जाता है। अभी ये अंतर है। कई कुछ कमेंट करने वाले, क्योंकि अब उनको कौन उत्तर दे, बहुत कुछ कमेंट ऐसे होते जिनको एक लाइन में उत्तर नहीं दिया जा सकता। उन्होंने लिख दिया कि भाई शुक्र तो शुक्राचार्य हैं और शुक्र तो इस अवतार के साथ जोड़े जाते हैं, तो फिर वो स्त्री प्रधान ग्रह के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, उनको क्या समझाया जाए। अब ये ध्यान रखिए, जो सामान्य जेंडर हम धरती पर अप्लाई करते हैं वो देवलोक के विशेष जो देवता हैं उन पर एज इट इज अप्लाई नहीं हो सकता है। तो जैसे आपने चीनी खाई है मीठी, तो मैं आपको कहूं चीनी से दोगुनी मीठी कोई चीज होती तो शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाए। लेकिन अगर मैं बोलूं चीनी से एक ऐसी चीज भी होती है जो 800 गुना ज्यादा मीठी होती है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा, कितना ही वो अपनी डायरेक्टरी एक्सपेंड करने की कोशिश करे। ऐसे ही देवताओं के शरीर, जो सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, मिट्टी का शरीर थोड़ी है उनका,
उसी शरीर के साथ, उसी भावना के साथ, अच्छा ये मेल है, ये फीमेल जेंडर है, जोड़ देते। तो उनके सूक्ष्म शरीर हैं, हम इस शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा शायद, विश्वामित्र ने इस प्रकार का चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि नहीं, मैं तो इन शरीर के साथ ही देवलोक में भेजूंगा अपने भक्तों को। तो बहुत बड़ा संकट आ गया था, उसकी कथा आप पढ़िएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम देव शब्द इस्तेमाल करते हैं, देवता शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो मिट्टी का, ये हमारा जैसा शरीर नहीं है। इस शरीर को तो आप केयर ना करो 10 दिन, इस शरीर से भयंकर दुर्गंध आती है। आत्मा जाते ही वो 1 घंटे भी शरीर नहीं रखा जा सकता है। जिस शरीर से जो भोजन इस शरीर को पोषित कर रहा है, वो भोजन भी भयंकर दुर्गंध मारता है यदि वो 1 दिन भी उसको केयर ना करें। तो जो भोजन हम खा रहे हैं उसको बाहर खुले में रख दें यदि, तो कीड़े लग जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, और उसी भोजन से हमारा शरीर पोषित है। इस शरीर के गुणों अवगुणों से हम दिव्य शरीर को समझने की यदि भूल कर रहे हैं, असंभव है। ऐसा हो सकता है आप पर ईश्वर की अनुकंपा हो जाए, आप बार बार प्रयास कीजिए। लेकिन ये कई लोग दुस्साहस करते हैं ना, जो पढ़ना कुछ नहीं है और बस अनर्गल तर्क करना है, उनका तो अनर्थ होना ही है। इसलिए अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, और अभ्यास विनम्रता से होता है, अहंकार से नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये शुक्र आपको समझ में आया, कन्या राशि का स्ट्रक्चर समझ में आया, क्यों ये अपने आप को थोड़ा सैड महसूस करता है। समस्या कोई नहीं है, फल देंगे, बराबर फल देंगे। अब कई लोग सूर्य महाराज तुला राशि में जब आते हैं तो कहते भैया आपका तो सूर्य अभी नीच का है, आपका तो खत्म हो गया सब जीवन। तो तुला राशि के सूर्य वैसे अच्छे माने जाते हैं, व्यापार की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। कारण आप जानते हैं कि तुला राशि के सूर्य के समय पर ही दीपावली महोत्सव मनाया जाता है। महालक्ष्मी का उद्गम दिवस, महालक्ष्मी पूजन दिवस, सबसे बड़ा व्यापारियों का महोत्सव दीपावली तब होता है जब सूर्य नीच राशि में प्रवेश करता है। माने अमावस्या होती है ना तुला राशि की, अभी वो माना जाता है। तो आप बताइए फिर कि कैसे व्यापार के लिए गलत हो सकता है। हाँ, वो राज सत्ता की दृष्टि से कमजोर है, लेकिन वो इस चीज के लिए एडवांटेज दे देगा। और जो भी पिता, पूर्वज, बॉस, सीनियर अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसके प्रति थोड़ा हमें वफादारी दिखानी है। सूर्य सैड है तो पिता के साथ संबंध थोड़े तल्ख हो सकते हैं, हमारा बॉस हमसे नाराज रह सकता है। ये रेमेडी आपको करना है। जो हम कई बार बोलते हैं ना भाई, गुरुओं को दान कर दो या पूर्वजों के लिए कहीं दान निकाल दो, तो हम वो विचार पुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई पूर्वजों के लिए दान करने जाएगा तो पितरों का, बुजुर्ग लोगों के प्रति उसका सम्मान और बढ़ेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं सीधा कि भाई आपके पूर्वज जो भी तत्काल में, उनके प्रति आपकी आस्था, उस सूर्य, जैसे आप मान लीजिए हमारे बॉस के साथ हमारा नहीं जम रहा है और उसी कारण हमारी प्रमोशन रुक रही है, तो शुरुआत कीजिए आप अपने घर में पिता के साथ, क्योंकि प्रायवाची होते हैं ना, पिता, बॉस, सीनियर, गवर्नमेंट। तो पिता के साथ हमने संबंध प्रगाढ़ किए, वहां ऑफिस में हमारा बॉस हमसे प्रसन्न होना शुरू हो गया। सरकारी आदेश, सरकारी व्यक्ति, कोई सरकारी, कोई ऐसा नौकरशाह, उसके प्रति कोई भी ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कोई और करता है, ठीक है, आपको नहीं करना जिसका सूर्य डेबिलिटेटेड है। ठीक हो गया। तो आनंद लेना अपने को, बहुत बड़े दिल से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, बिल्कुल खुले दिल से। कोई भी ग्रह हमारा वास्तव में बुरा नहीं कर सकते हैं,
कहता सर ये ग्रह ने बुरा कर दिया। अरे भाई वो और हम अलग अलग नहीं है, वो चार्ट में हमने गलत किया है ना। हम किसको दोषी ठहराते हैं? ग्रह को। ग्रह कुछ नहीं करता है, हमने जो गलत किया वो डिलीवर कर रहा है, उसकी दशा में ऐसा लग रहा है, और वो भी डिलीवर नहीं करेगा बुरा। यदि आज हम खड़ग उठा लेते हैं कि मैंने जीवन में बहुत गलतियां की है, लेकिन आज के बाद मैं अपना जीवन इतना सस्ता नहीं बनाना चाहता हूं कि मेरे जीवन को कोई भी ऐसे ही मोड़ दे। थोड़ा तो बल प्रकट करना पड़ेगा ना। या ऐसा हर बारी दिल है कि मानता नहीं, हर बारी यही चलेगा क्या डायलॉग? ऐसे नहीं चलेगा। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि खड़ा उठाना पड़ेगा अपने को। सूर्य आपको समझ में आया? तुला राशि का स्ट्रक्चर समझ में आया? तुला राशि एक समूह के साथ चलने की बात करता है, बिजनेस राशि मानी जाती है। व्यापार करने के लिए कई लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, ऐसे व्यापार हो नहीं सकता है। सूर्य के लिए थोड़ा कठिन है। सूर्य तो भाई आपको पता है वन साइडेड टॉक करता है, जो कह दिया सूर्य ने सो कह दिया। कहता सर ये विचार कर लीजिए, कहता नहीं नहीं मैंने कह दिया हो गया। तो सूर्य का जो मूल स्वभाव है वो मेष राशि में तो जमता है, तुला राशि में उस सूर्य को ऐसा लगता है यार कहां बिठा दिया मुझे, तो सब लोगों को सुनना पड़ेगा। इसलिए सूर्य यहां डेबिलिटेटेड हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन मैंने बताया जैसे कि व्यापार की दृष्टि से वैसे, क्योंकि हमने उस ग्रह को अभी दबा दिया है जो आदेशात्मक बात ज्यादा करता है। तो जो बिजनेस टॉक्स को आपको पता है क्लोज कराना पड़ता है, तो ऐसा वन साइडेड काम नहीं कर सकते। बिजनेस टॉक में तो आप लोगों को सबको सुनना पड़ेगा, सबको कन्विंस करना पड़ेगा। तो जो हमारी बिजनेस मीट्स होती हैं वो सामान्यतः अच्छी जाती हैं डेबिलिटेटेड सन होने पर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी वृश्चिक राशि में चंद्रमा। वृश्चिक राशि का स्ट्रक्चर कैसा है? वृश्चिक राशि क्या है? वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, हम क्या बोलते हैं, बिच्छू। वो जहां थोड़ा सीलन रहता है, थोड़ा सा नमी के आसपास रहते हैं बिल बनाकर, तो इसके अंदर अग्नि है, वैसे फायर। मतलब जब स्कॉर्पियो या बिच्छू काटता है तो भयंकर पीड़ा होती है, अग्नि जैसा लगता है, ऐसे आग जैसा हो गया। अगर उसका दंश यहां लगेगा तो वो पूरे हाथ में उसका दर्द महसूस होगा, ऐसा लगेगा पूरा अग्नि प्रहार कर दिया उसने। तो जो ये वृश्चिक का चंद्रमा है, वृश्चिक का चंद्रमा अपने आप को सैड महसूस करता है, क्योंकि एकांत प्रिय राशि है वृश्चिक। और चंद्रमा का स्वभाव कैसा है? तो ग्रुप में रहना चाहता है, सबके साथ एंजॉय करना चाहता है। तो जब भी चंद्रमा स्कॉर्पियो में आएगा तो अपने आप को थोड़ा सा दबा हुआ महसूस करेगा, कमजोर महसूस करेगा। क्या करना है अभी? चंद्रमा मां, देश की रानी, बॉस, हमारा जो सीनियर बॉस है उसकी अर्धांगिनी को भी रिप्रेजेंट करता है। अभी अच्छे से समझना है, हमारा जो बॉस है अभी वो उम्र में कम है ज्यादा है, वो हमारा बॉस है, वो कोई भी हो सकता है। उसकी धर्म पत्नी हमारे लिए बड़ी आदरणीय है। जैसे राष्ट्र की जो रानी होती है वो उम्र में हमसे ज्यादा हो, छोटी हो, बड़ी हो, वो हमारी मां के समान है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी हम बात करते हैं राष्ट्र में जो रानी है, राष्ट्र की रानी, देश की रानी, वो एक प्रजा जनमानस के मां के समान होते। तो चंद्रमा उन्हीं का घ्रोतक माना जाता है। तो हम अपने सीनियर जो बॉस हैं उनकी अर्धांगिनी को बहुत रिस्पेक्ट करें। एक मन में ये भाव होना चाहिए कि नहीं वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। जैसे मैंने बोला ना, रानी हमारे राष्ट्र के, रानी हमारे मां के समान आदरणीय है। तो ऐसी भावना करने से, ऐसा आदर करने से चंद्रमा का नीचत्व कम होता है। चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है, जल सेवा को रिप्रेजेंट करता है। आप कभी यदि सेवा कर सकते हैं, जल सेवा करें, पानी की सेवा करें, जूस वगैरह कुछ ऐसा दान कर सकते हैं, पिला सकते हैं, पिलाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। मां के साथ हमारे संबंध जितने अच्छे होंगे, मां हर संकट से आपको बचा लेगी। चंद्रमा नीच का है, आपको कभी कभी
एंजाइटी हो जाएगा, एकांत में रहना नहीं चाहते फिर भी रहना पड़ता है क्योंकि चंद्रमा स्कॉर्पियो में चला गया। अब इसका नीचत्व भंग कैसे होगा भाई? मंगल दृष्टिपात कर दे या मंगल कर्क राशि में बैठ जाए तो राशि परिवर्तन से भी नीचत्व इसका समाप्त हो गया। भाई चंद्रमा ने कहा मैं यहां कुछ समस्या नहीं क्रिएट करूंगा, लेकिन आप भी मेरे घर में कोई समस्या क्रिएट ना करना। मंगल ने बोला ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपको लाइफस्टाइल में ऐड ऐसे ही करना पड़ेगा। यदि चंद्रमा वृश्चिक में है तो आपको जो मैंने बात बताई है कि ऐसा आपके मन में है कि कुटुंब के साथ रहो, लेकिन आपको एकांतवास जीवन में आएगा तो आपको मां के साथ बात करना, मां जैसी महिलाओं के कांटेक्ट में रहना, आपको विदेश में भी जाना पड़े तो मां के समान महिलाओं के साथ आप कभी जाइए, बातचीत कीजिए। गुरु मां भी हमारे मां समान है। कोई वहां के सीनियर कोई प्रीस्ट है, उनकी धर्म पत्नी, उनके साथ उनका आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत सुखकारी है। ठीक हो गया। यहां पर मैंने राहु को भी लिखा है। राहु का नेचर है बहिर्मुखी, वो टॉरस में जाकर एग्जॉल्टेड होते हैं, लेकिन वो स्कॉर्पियो में विपरीत परिणाम शुरुआत में देते हैं। बहिर्मुखी नेचर है, 8 नंबर राशि एकांत प्रिय राशि है, वहां पर आपने राहु को बिठा दिया तो राहु थोड़े से असहज महसूस करते हैं। तो इसका भी यही तोड़ है कि भाई इसका जो स्वामी है मंगल, वो यदि एग्जॉल्टेड हो या दृष्टिपात कर दे तो जो लैंड लॉर्ड है, मतलब राहु जहां बैठा हुआ है उसका स्वामी बली हो जाए तो वो उबार लेता है। लेकिन ये जरूर है कि जो भी हमारा साधना संबंध होगा वह हमें दूसरे धर्म के लोग, दूसरी पूजा पद्धति के लोगों को, जैसे कोई ऐसी जगह हम मेडिटेशन कैंप लगाएं जहां हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारा जैसे जन्म मान लीजिए तमिलनाडु में हुआ है तो हमारे साथ में कुछ पंजाब सभ्यता संस्कृति के लोग हैं, या पंजाब में जन्म हुए हमारे गुजरात सभ्यता, अलग अलग सभ्यता संस्कृति के लोग हैं, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, यूरोपियंस के साथ हम मिल बैठ के रह रहे हैं। साधना में यदि दूसरे क्षेत्र के लोग भी साथ आ जाते हैं तो वो बहिर्मुखी राहु का जो स्वभाव है पूरा हो जाएगा। ये अभी आपको समझ में आया? या साधना में कोई भी यांत्रिक मदद, किसी यंत्र के द्वारा की गई साधना मदद, वो भी हमारे लिए अच्छी मानी जाती है वृश्चिक राशि के राहु में। और आप इसको बुरा कहना, मैंने बोला ना बुरा तो कुछ मानना ही नहीं है। चंद्रमा और राहु कहते जी ये बुरा है, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई राहु का अलग स्वभाव है, चंद्रमा अलग स्वभाव का है, तो उसको शैडो देने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज को अलाइन कर लें, पहले ही एक्सेप्ट कर लें तो क्या समस्या है? जैसे चंद्रमा राहु साथ में तो हमारा मन, चंद्रमा राहु फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, अलग कल्चर की चीजों में कहीं अगर रम रहा है तो अगर कोई ऐसा फॉरेन एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, उनके साथ मिलकर कोई कार्य करना पड़ रहा है तो एडवांटेज है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम चीजों से बनी हुई चीजों के साथ व्यापार करना, वो चंद्रमा राहु कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया है। ठीक हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन को, या मैं कहता हूं राहु किसी भी प्राकृतिक सौम्य ग्रह पर यदि प्रभाव जमाता है, जैसे गुरु राहु के संबंध को हम गुरु चांडाल योग बोलते हैं, और मेरा यकीन कीजिए आप, आज के समय पर यह गुरु राहु कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। देश काल पात्र अनुसार आज के समय पर सभी पूजा पद्धतियों के लिए हमें लिबरल, क्योंकि आज पूजा पद्धतियों की संख्या ईश्वर की इच्छा से बहुत ज्यादा हमें देखने में आती है। आज के 1000-2000 साल पहले तक हमारे राष्ट्र में तो हम कोई एक पूजा पद्धति या अधिक से अधिक 2 पूजा पद्धति देखते होंगे, तो इसलिए हम अपनी पूजा पद्धति में रहना सर्वोत्तम मानते थे। तो गुरु पर राहु का संबंध अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन देश काल पात्र अनुसार आज तो हम बात को स्वीकार ही कर रहे हैं कि मेरा पहनावा किसी और सभ्यता संस्कृति से लिया गया है, मेरे शब्द हैं पूजा के लिए वो कहीं और से निकले हुए हैं, तो अलग अलग सभ्यता संस्कृति का मिलन सा दिखाई देता है। तो जब गुरु राहु का संबंध है तो व्यक्ति दूसरी सभ्यताओं के लिए लिबरल होगा, ज्यादा रूढ़िवादी सोच नहीं होगी। लेकिन यह भी एक रेमेडी उसको करना पड़ेगा कि वो हो सकता है मैरिज में, परिवार में उसको जो जहां विवाह हो, वो
थोड़ा दूसरी संस्कृति के लोगों का आना हो परिवार में, क्योंकि देखिए गुरु हमारा धर्म, हमारा जो कर्तव्य परायणता, और राहु क्या है? राहु एक प्रकार का फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, अलग सिंबल, तो फिर हम ऐसा बोल देते हैं अलग प्रकार की विचारधारा ऐड हो जाए। ऐसे सभी ग्रहों के साथ हम अलग अलग प्रकार से अलाइनमेंट कर सकते हैं, बट अभी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए याद रखिएगा कि ये बुरा नहीं, केवल अलाइन करना है, समझना है इसको। और कैसे समझेंगे? अभ्यास से समझेंगे। हमारे चैनल में बहुत वीडियो है, तो आप ये समझकर मत देखिए कोई वीडियो कि ये मेरा वीडियो है इसलिए मैं केवल यही देखूंगा। आप जरूर वो वीडियो देखें, पहले देखें, लेकिन आप वीडियो जो रघु संहिता की तो सारी वीडियो देखें आप, तो फिर आपको ना धीरे धीरे राशि का स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा। और जब राशि का स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा, फिर ग्रह, राशियों के कंजंक्शन सब समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ में आपको किस प्रकार से जल सेवा करें, पानी अपने पास रखें, पानी दान करें। अब बृहस्पति, बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है। आप जानते हैं बृहस्पति तो भाई साधना के लिए बने हैं, घर के अंदर बैठकर मुक्ति की साधना करें, सत्व में रहें तो बढ़िया है। अभी 10 नंबर मकर राशि तो ऑफिस राशि मानी जाती है। अभी बृहस्पति को ऑफिस में बिठा देंगे तो समस्या हो जाएगी। ऑफिस में बैठे हैं, सबको मैनेज करना पड़ रहा है सब कुछ, तो बृहस्पति का स्वभाव वैसा नहीं। बृहस्पति थोड़े असहज हो जाते हैं कि भाई मैं तो कहाँ साधना के लिए आया था, अपने ऑफिस में बिठा दिया, तो उसको डबलेटेटेड बोलते हैं कि बृहस्पति सैड हो गया, बृहस्पति नीच का हो गया। तो उसका नीचत्व भंग, सामने मंगल आ गया तो भी हो जाएगा, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। या चंद्रमा दृष्टिपात कर दे बृहस्पति पर तो भी हो जाएगा, या इसका जो स्वामी है शनि, शनि दृष्टि संबंध बना ले, साथ आ जाए तो भी इसका नीचत्व भंग हो जाएगा। और नीचत्व भंग यदि चंद्रमा, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली के साथ साथ होता है तो फिर वो बहुत प्रभावशाली माना जाता है। यानी चंद्र से भी वो नीच भंग हो रहा है, लग्न से भी नीच भंग हो रहा है, और परस्पर 2 ग्रहों से भी वो केंद्र आकर नीच भंग हो रहा है। ठीक हो गया? तो इसका प्रभाव लग्न से हो रहा है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी, चंद्र से हो रहा है मैं इसको इजीली एक्सेप्ट कर लूंगा। चंद्रमा यानी मैं, लग्न यानी समाज, और 2 ग्रह कहीं भी नीच भंग कर रहे हैं तो वास्तविकता तो वही है कि नीच भंग हो ही गया है। चाहे मुझे भी थोड़ा समय लगेगा समझने में, लेकिन वो नीच भंग हो ही गया है। तो आपको अभी ये अर्थ क्लियर हो गया। और बृहस्पति से ऐड होता है तो हमारे जहां भी गुरु संबंध आता है, गुरुओं के प्रति, यानी पूर्व जन्म में कोई ऐसा अनादर हो गया हमसे, कोई भूल चूक हो गई है गुरुओं के प्रति, तो इस जन्म में बड़ा सजग रहना है, गुरुओं के साथ बहुत अच्छे से वार्ता करनी है। शुरुआत में तो आप चाहे कितना ही प्रयास करें, गुरुओं के साथ कुछ कड़वे अनुभव हो ही जाएंगे, क्योंकि नीच भंग हो रहा है ना, सीधा तो नहीं है वो प्लैनेट तो सैड ही है ना वो। तो शुरुआती अटेम्प्ट जो भी गुरु को लेकर होंगे वो थोड़े से कड़वे रह सकते हैं। आपको ऐसा लगा भाई हमारा जो मेंटर है वो शायद ठीक नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, धीरे 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 अरे नहीं मैंने गलत समझ लिया था, वो तो बहुत बढ़िया है। और वो पर्टिकुलर ट्रिगर किया कब, मंगल की दशा में ट्रिगर कर गया, यदि मंगल के कारण नीच भंग हो रहा है, या हमारे भाई के कारण हमें पता लगा, भाइयों का घ्रोतक या भाइयों का कारक माना जाता है मंगल, या किसी रक्षा विभाग के किसी अधिकारी के जरिए पता लगा गुरु के बारे में, तो हमारा मंगल ने बृहस्पति नीच भंग करवा दिया। तो ऐसे जातकों के लिए यही सबसे बड़ी रेमेडी है, गुरुओं का, टीचरों का, पढ़ाने वाले किसी व्यक्ति का, प्रीस्ट का अनादर नहीं करना। किसी भी धर्म कार्य में लगे व्यक्ति का जितना भी सम्मान करेंगे उतना ही बृहस्पति का नीचत्व प्रभाव हमारे जीवन से शून्य होता दिखाई देगा। और यदि जाने अनजाने ऐसे व्यक्तियों का अनादर होता रहेगा, बृहस्पति चार्ट में नीच भंग भी दिखा रहा है, तभी भी उसका प्रभाव समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया ना, अगर वो म्यूचुअली नीच भंग करा लेते हैं, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली इन्वॉल्व नहीं होती है, तो फिर उस जातक को या समाज को इसको रिकॉग्नाइज करने में, इसको समझने में कि यार नीच भंग तो हो गया है, काफी ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन यदि लग्न से और चंद्रमा से भी वो नीच भंग है
तो जातक और समाज इस बात को जल्दी समझ लेते हैं कि हाँ, समाज पहचान लेगा कि हाँ, उसको गुरुओं का अच्छा स्नेह प्रेम मिला है। लग्न यानी समाज, सोसाइटी हमें किस प्रकार से हमारी रियल इमेज बनती है, ठीक हो गया। वो आरूढ़ लग्न से अलग है। आरूढ़ लग्न, जिसको आरूढ़ा लग्न भी कहते हैं, वो एक वर्चुअल इमेज है जो हमारे पुराने वीडियो में आपको दिख जाए, समझ में आएगा कि आरूढ़ा लग्न हमारा रियल इमेज से अलग क्यों है, ठीक हो गया। फिर बुध का नीचत्व, ध्यान रखना है, बृहस्पति ज्ञान की बात करता है, विजडम, मोरल वैल्यू। तो ऐसे व्यक्तियों को शुरुआत में नैतिक मूल्यों को समझने में भी समस्याएं रह सकती हैं। जिसका भी बृहस्पति नीच का होगा वो हो सकता है अपने नैतिक मूल्यों को लेकर कमजोर रहे, वो ठीक से अपना नैतिकता का पालन ना करे। लेकिन अगर बृहस्पति का नीच भंग हो गया है तो जीवन के शुरुआत के 15-20 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे बृहस्पति का बहुत बढ़िया सदुपयोग कर लेगा। अब बुध और बृहस्पति कई दफा लोगों को एक सा लगता है, अलग अलग है। बुध बुद्धि की बात करता है, हमारा जो ये कैलकुलेटिंग नेचर है, प्लस माइनस गुणा भाग, जो हमारा एएलयू है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं ना, सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एएलयू। तो आसान शब्दों में कहें तो जो जमा घटा गुणा भाग करने वाला जो काम है वो बुध करने में माहिर है। और बृहस्पति को अभी हम एएलयू नहीं कह रहे हैं, बृहस्पति तो हमारा एक प्रकार से विजडम, ये करूंगा तो मैं, लेकिन मैं धर्म के लिए ही करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो ये वाली जो भावना उत्पन्न होती है वो बृहस्पति, धर्मपरायणता। और बुद्धि का प्रयोग करके किसी काम को करना, वो बुद्ध, ठीक हो गया। तो बुद्ध, हालांकि बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है अपने आप को पहचानने में। यदि बुद्ध महाराज हम पर मेहरबान हो जाएं तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के प्रयोग से साधक बन जाता है। लेकिन केवल बुद्ध विजडम के साथ इतना अटैच करके नहीं देखा जाता है, नैतिकता के साथ तो बृहस्पति को अटैच करना है। तो जब बुद्ध डेबिलिटेटेड होगा तो हम एएलयू कह सकते हैं, हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट को लेकर थोड़ा सा कमजोरी महसूस करेंगे। बुद्ध कर्तव्य परायण है और ये मीन राशि, जो फेवरेट राशि है शुक्र की, कि भाई शॉपिंग करें, पैसे को बढ़िया से खर्च करके देखते हैं, उसका भी अपना एक आनंद होता है। तो बुद्ध लेकिन सैड हो जाता है इस राशि में, यार मैं ये काम मुझसे नहीं होता, मैं तो बड़ा कैलकुलेटिव नेचर हूं। याद रखना है, बुद्ध को कई लोग रोमांटिक बोलते हैं, लेकिन वो मिथुन राशि का स्ट्रक्चर है। रोमांटिक फेज जो है बुद्ध का, मरकरी का, वो मैथुन शब्द मिथुन राशि के लिए। और जो कन्या राशि है वो बुद्ध की मूल त्रिकोण उच्च राशि है, वहां पर बुद्ध बहुत कैलकुलेटिव है। बट यहां वो कैलकुलेटिव रह नहीं पाता है, वहां उसको मतलब ऐसा 12 नंबर में थोड़ा सा, शुक्र की राशि है ना वो, रति सुख की राशि है वो, तो बुद्ध इसमें थोड़ा असहज महसूस करता है। ध्यान से समझना है, बुद्ध हमारे बहनों को रिप्रेजेंट करता है, खासकर छोटी बहनें, कन्याओं को रिप्रेजेंट करता है, ये शब्द ज्यादा ठीक है। तो कन्या के प्रति सम्मान, आदर, जो हम नवरात्रों के समय आपने सुना होगा, करा भी होगा, कन्या भोजन जो कराते हैं, छोटी बहनों को जो भोजन कराते हैं, वो हमारे बुद्ध का बल बढ़ाने वाला है, बुद्धि का सदुपयोग करवाने वाला है। छोटे बच्चे, खास करके कन्याएं, छोटी कन्याएं, उनका ध्यान देना, उनको कुछ बौद्धिक कार्य के लिए उनको कुछ ऐसा, यदि हम सक्षम हैं, उनकी पढ़ाई के लिए सपोर्ट करना, तो बहुत बढ़िया, बुद्ध का नीचत्व प्रभाव कम हो जाए। घर में यदि छोटे पौधे, खास करके कोई ऐसे जिनका संबंध कुछ ऐसा स्त्री प्रधान पौधों के साथ माना जाता है, कुछ ऐसे पौधे रोपण करते हैं, तो फिर वो जैसे पुष्प है मुख्य रूप से, इनका संबंध साज सज्जा से कुछ, तो ऐसा बुद्ध प्रदान कोई ऐसे नर्सरी लगाई जाए
और वो पौधे हम अपने घर पर भी लगाएं, आगे भी प्रोपगेट करें तो बहुत बढ़िया रहता है। नर्सरी बढ़ाने से, नर्सरी यानी छोटा बच्चा, हरियाली और अपनी बहनों को सम्मान, ये हमारा बुद्ध व्यवस्थित रखेगा। कई व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि सर आप कंजंक्शन में वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो सिंपल ये कि सर 2 ग्रहों को मिला के दिखाना है। मेरे लिए यही थोड़ा कठिन रहा कि मैं सिंपली किन्हीं 2 ग्रहों को ऐसा मिलाकर किसी एक राशि में जैसा स्वभाव उनका वहां आएगा वैसा ही मैं दूसरे में नहीं बता सकता कि जितना मैंने समझा सीखा है, बुध शुक्र यदि मीन राशि में मिलेंगे तो इनका कुछ अलग ही स्वभाव देखने में आएगा, और बुध शुक्र यदि कन्या राशि में मिलेंगे तो अलग प्रकार का स्वभाव देखने में आएगा, और बुध शुक्र का मिलन यदि मेष राशि में आएगा तो अलग ही चीज देखने में आएगी। बहुत ज्यादा वाइड है एरिया, ये बहुत ज्यादा इसमें कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। हम करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन इसके लिए हमें आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। मतलब अभी क्या है, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, और इस सीरीज को उठाना मतलब फिर इसमें 2-3 साल तक का भी लंबा समय लग सकता है। तो अभी हमने निश्चित किया है कि ग्रह के कंजंक्शन को हम लाइटली आपको थोड़ा बहुत बताएं, क्योंकि उसमें अगर प्रवेश करते हैं तो फिर हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रहों के कंजंक्शन को अलग अलग राशियों में अलग अलग बताना पड़ेगा, और उसमें बहुत समय लगता है। और अभी थोड़ा समय का अभाव रहता है, क्योंकि मेरे लिए भी भगवान ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी अर्थोपार्जन और कामना पूर्ति भी दिया है। तो मुझे उन कर्मों को भी करना पड़ता है जो अर्थ और कामना पूर्ति के लिए जरूरी है, नहीं तो फिर मेरे लिए ये जो मुक्ति की साधना है, धर्म परायणता, कठिन हो जाएगी। इसलिए हम जितना समय ईश्वर की कृपा से मिलता है वो रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं। अभी आप इतना समझिए, देखिए बुध और शुक्र यदि मिल रहे हैं मीन राशि में, तो शुक्र का बल बढ़ा चढ़ा है, और बुध यहां कंजंक्शन दोनों का हो गया है। तो ये एक प्रकार से हमारी बहनों का और हमारा स्पाउस, उस पार्ट को मिलाने का काम करता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से, और ऐसे जातकों के जीवन में ऐसा होगा भी कि बहनों का और हमारे धर्म पत्नी का नजदीकियां होंगी। शुरुआत में हमारी बहनें, अगर वो मीन राशि में मिल रही, शुरुआत में हमारी बहनें हमारा स्पाउस संबंध ज्यादा पसंद नहीं करेंगी अगर वो मीन में कंजंक्शन होता है तो। लेकिन अगर यही कंजंक्शन हो जाता है कन्या राशि में, तो सैड कौन है यहां पर? शुक्र सैड है। तो ये, लेकिन बुध की तो स्वराशि है वो, तो ये नजदीकी जरूर होगी बहनों और हमारे पत्नी पक्ष में, लेकिन हमारी पत्नी पक्ष, क्योंकि शुक्र नीच का है, वो कम पसंद करेगा। लेकिन नीच भंग करवाना है तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप जितना ज्यादा बढ़िया तरह से दोनों में नजदीकियां लाएंगे, उतना ही ये उसका जो सही फल है वो देखने में आएगा। इनके जो भी कारकत्व होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मिलाकर, जैसे शुक्र सुगंधित द्रव्य, सुगंधित पौधे, और बुध भी ग्रीन प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस पार्ट को मिलाने से भी वो चीजें हमें लाभ देने वाली होती। तो ये अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रकार से बर्ताव करता है। तो हम कोशिश करेंगे धीरे 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 वीडियो को आगे आपके समक्ष रखें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।